स्टूडेंट्स अब हम बना रहे हैं अदर सोर्सेज की हमारी समराइज वीडियो। अगेन जो भी हम पेजेस कर रहे हैं इसके कहाँ से हमारे रहेंगे, स्टडी मटेरियल, आईसीआई का स्टडी मटेरियल। और इसको कभी भी मेन लेक्चर से सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, ये आपके लास्ट मिनट क्विक रिवीजन के लिए पैदा देने की वजह। इसमें देख लो अब जो जो भी हम करेंगे क्विक रिवीजन, और सबने मेरे साथ रिपीट जरूर करना है, ये ना करना कि रिपीट नहीं करना। जितना रिपीट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। चलो अभी हम इसको शुरू करते हैं। अदर सोर्सेज वाली कौन सी इनकम, अदर सोर्सेज में कौन से हेड की इनकम जाती है? जो जो बाकी सारे हेड्स में नहीं जा रही। मींस कौन कौन से हेड में नहीं जा रही? पहले चार हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन। उनके अलावा जो भी कोई इनकम मेरी बच जाती है वो किस हेड में जाएगी? अदर सोर्सेज हेड में जाएगी। और हमने इसमें कौन सी इनकम करी थी जो इस हेड में हमेशा ही जाएगी? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम, नॉर्मल डिविडेंड इनकम तो इस हेड में जाएगी। उसके अलावा कौन सी इनकम इस हेड में जाएगी? डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड के लिए हमने कौन सा सेक्शन करा था? हमने 5 चीजें करी थी। सेक्शन 222 ए बी सी डी ई। सेक्शन 222 ए क्या कहता था? मैंने कोई भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कंपनी के एसेट को, तो और जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट करा शेयर होल्डर के हाथ में क्या मान ली जाएगी? इनकम। जितने भी एसेट थे, ये जितने भी एसेट थे, जितने भी हमने डीम डिविडेंड के सेक्शन करे हैं 222 ए बी सी डी ई, उस शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड किस एक्सटेंट तक माना जाता था? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक। उसका रीजन क्या था? क्योंकि डिविडेंड भी हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाता है, तो जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होएगा मैं उतना ही कंपनी के हाथ, शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड मानूंगा। अगर शेयर होल्डर के हाथ में कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट करा और उस एसेट की वैल्यू तो थी 10 लाख रुपया, पर कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिर्फ 8 लाख ही था, तो शेयर होल्डर के हाथ में कितनी डिविडेंड इनकम मानेंगे? 8 लाख तक, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक ही मानेंगे हम। ये क्लियर है सबको? पर सर ये आपने 10 लाख वैल्यू कौन सी ले ली? उस एसेट की जो कॉस्ट वैल्यू थी वो ली? मार्केट वैल्यू, जो सर उसकी मार्केट में वैल्यू थी हमने उसकी वो ली। ये मार्केट वैल्यू ये लिखी हुई है। क्लियर है? हाँ जी। हाँ तो लैंड की मैंने आपको कब बोला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है? नहीं, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है, पर अब ये तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? टैक्सेबल कर रही है, तो इस केस में उसने मार्केट वैल्यू लिखा। क्लियर है? कोई भी एसेट अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एक तो वो किस एक्सटेंट तक टैक्सेबल होएगा, अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और वैल्यू क्या होगी? मार्केट में जो उसकी वैल्यू है। अदर सोर्सेज कंप्यूट करने के कितने मेथड ऑफ अकाउंटिंग है? 2 मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारा स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। तो 222 अभी हमने ए कर लिया। बी क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट और बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर बोनस शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं तो वो डीम डिविडेंड नहीं बनते। और डीम डिविडेंड किस एक्सटेंट तक बनेंगे? हमेशा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक। डिबेंचर्स की कौन सी वैल्यू मैं लूंगा या बोनस शेयर की कौन सी वैल्यू लूंगा? मार्केट वैल्यू। पर अगर मार्केट रेट नहीं डिटरमिन तो जनरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो मेरी वैल्यू निकलेगी वो हम निकाल देंगे। क्लियर है? फिर हम आगे थे लिक्विडेशन पे। कोई भी एसेट जा रहा है, लिक्विडेशन पे मैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, वो भी शेयर होल्डर के हाथ में क्या मान लेंगे? डिविडेंड, पर अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ओनली। क्लियर? फिर हमने क्या करा था? डिस्ट्रीब्यूशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल। एक बारी कैपिटल भी जब मैं रिड्यूस करता हूँ, वो भी जिसकी रिड्यूस करी उसके हाथ में क्या मान लेंगे? डिविडेंड। उसके हाथ में क्यों? क्योंकि जब रिड्यूस करूंगा कंपनी उसको पैसे देगी, तो उसके हाथ में क्या मान लिया जाएगा? डीम डिविडेंड। फिर हमने करा था कंपनी क्या करती है? अपने शेयर होल्डर को लोन दे देती है। लोन का नाम दे दो उसको, मान लो एडवांस, तो वो शेयर होल्डर के हाथ में हम क्या मान लेंगे? डीम डिविडेंड ही मान लेंगे। पर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, वो ऐसा इजीली नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर सेबी के गाइडलाइंस बहुत ज्यादा लगती है। तो ये प्रोविजन सिर्फ किसके लिए है? क्लोजली हेल्ड डिविडेंड। क्लोजली हेल्ड मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो डिविडेंड है वो किसके हाथ में मानना है? डीम डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में मानना है कि कंपनी के हाथ में? सर इसका तो सिंपल सा रीजन है, जिसको पैसा मिल रहा है इन दी एंड कंक्लूजन वो निकालो। इसमें पैसा किसको मिला? एडवांस किसको मिला? शेयर होल्डर को। अब सर किसी भी शेयर होल्डर को लोन दे दिया मान लेना बेनिफिशियल, और उसके लिए बोलना बेनिफिशियल ओनर ऑफ 10% और मोर ऑफ इक्विटी। इक्विटी ना कि प्रेफरेंस। ठीक है? अगर इस बंदे को लोन दिया तो उसके हाथ में क्या मान लेंगे? डीम डिविडेंड। पर कई बार ना वो चिराग होता है बंदा, ये वाला बंदा जो 10% ओनर है,
वो अपने हाथ में नहीं डिविडेंड लेता, उसकी एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें लोन दिलवा देता है, तो भी उसके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। बस वर्षता कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका इस शेयर होल्डर का उस एंटिटी में 20% ऑफ इनकम में कंसर्न होना चाहिए। क्लियर है? पर इसकी एक्सेप्शन क्या हमने पढ़ी थी इस क्लॉज की 222 ई की, अगर उस कंपनी का यार नॉर्मल काम ही लोन दे रहा है तो चाहे उसने अपने शेयर होल्डर को लोन दे दिया तो इसमें क्या गुनाह कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और एक और एक्सेप्शन थी, पहले डीम डिविडेंड मान चुके हैं, पहले डीम डिविडेंड सपोज 2 लाख मान चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, अब एक्चुअल में अगर कोई डिविडेंड दे रहा है 23-24 में, पर वो डिविडेंड कैश में नहीं दे रहा, कह रहा है मैं इससे क्या कर देता हूँ सेट ऑफ, तो अब दोबारा दोबारा टैक्सेबल नहीं करेंगे क्योंकि पहले डीम डिविडेंड मान के टैक्सेबल कर चुके। अच्छा ये बताओ, इस शेयर होल्डर को जो लोन मिला उसके हाथ में क्या मान लिया गया, डीम डिविडेंड, और वो शेयर होल्डर कहता है देखो मैंने तो 2 महीने बाद ये लोन वापस ही कर दिया था, या मैं तो मार्केट रेट पे इंटरेस्ट दे रहा था, तो भी इसको डीम डिविडेंड मानेंगे। सब्सिक्वेंट रीपेमेंट ऑफ लोन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन दिस एप्लीकेबिलिटी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और हमने क्या एक्सेप्शन पढ़ी थी, कहते जो बाईबैक के बाद हमने शेयर करे हैं, हमने कंपनी ने क्या करा, बाईबैक कर लिए शेयर, उसके बदले शेयर होल्डर को पैसा दिया, पर वो बाईबैक कंपनी से एक्ट के तहत अगर करे ना तो उसको भी डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर टू दी शेयर होल्डर्स ऑन डीमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनी, जब डीमर्जर हुआ तो रिजल्टिंग कंपनी, जो डीमर्ज कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेगी, वो भी हम डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। अभी सर 22 ए बी सी डी ई जो डीम डिविडेंड है, इसमें डीम डिविडेंड किस एक्सटेंट तक मानना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस दिन के देखने हैं, अगर तो लिक्विडेशन है तो डेट ऑफ लिक्विडेशन, लेकिन बाकी सब केसेस में जिस दिन एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस दिन तक जो मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो देखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ सर 222 ई क्या बोलता है, एडवांस और लोन टू शेयर होल्डर। अब मैंने किसी को ट्रेड एडवांस दे दिया, ट्रेड एडवांस मतलब धंधे के कारण, मैं शर्ट बनाता हूँ, जो मेरा शेयर होल्डर है वो कपड़ा बेचता है, मैंने मार्केट से भी कपड़ा खरीदना था, मार्केट से कपड़ा खरीदता 200 रुपए का, शेयर होल्डर कहते हैं मेरे से 160 का खरीद लो पर मुझे एडवांस में पेमेंट करना, तो उसको जो ट्रेड के कारण एडवांस दे दिया वो लोन ना मानना, ये प्रॉपर सर्कुलर लिखना था और उसमें कि जो ट्रेड के कारण एडवांस दे रहे हो उसको लोन ना मानना। बोलो क्लियर है? तो डिविडेंड नॉर्मल इनकम में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, नॉर्मल इनकम में जुड़ेगा और उस पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स ही लगेगा। इंटरिम डिविडेंड भी इनकम हो जाती है सर, इंटरिम डिविडेंड इनकम होगी अगर वो अनकंडीशनली दिया होगा आपको, मींस उसके साथ कोई भी कंडीशन नहीं एसोसिएटेड, तो वो भी आपका क्या मान लिया जाएगा, डिविडेंड इनकम मान ली जाएगी। क्लियर है? उसके अलावा अदर सोर्सेज में और कौन सी आ जाती है सर, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है सर, जो कभी कभी होती है, कभी कोई लॉटरी से पैसा जीत गया, कोई रेस हॉर्सेस से जीत गया, कोई क्रॉसवर्ड पजल से जीत गया, कार्ड गेम से जीत गया, वो सारी मेरी किस में आएगी, कैजुअल इनकम में। फिर कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लोन भी अगर प्राइवेट लिमिटेड ने दिया था तो ही डिविडेंड मानते थे, याद रख लेना। is to be treated as income of such company where such issues are issued at premium। भाई शेयर है क्लोजली हेल्ड कंपनी का, मार्केट में तो उसका रेट है 20 रुपए, और मैंने इशू कितने का कर दिया क्लोजली हेल्ड कंपनी ने, 30 रुपए का, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा होगी, तो 10 रुपए किसकी इनकम है, शेयर होल्डर की कंपनी की। सर जिसको पैसा रिसीव हो रहा है वो देखो, पैसा किसको रिसीव हो रहा है, शेयर इशू करके कंपनी को, तो कंपनी को कितना ज्यादा रिसीव हो गया 10, पर ये 10 रुपए सर तो ही टैक्सेबल होगी अगर जो ये शेयर इशू करा है वो फेस वैल्यू से ज्यादा का करा है, यानी कि प्रीमियम पे इशू करा है। ये याद है, हमने इसके ये सारे एग्जांपल करे थे, नहीं तो अगर कोई डाउट हुआ इसमें आप एग्जांपल्स भी देख लेना। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था सरकार मेरी लैंड सपोज एक्वायर करती है, उसके लिए मुझे कॉम्पनसेशन देती है, पर वो कॉम्पनसेशन लेट कर देती है तो उसके कारण क्या देगी, इंटरेस्ट, या कई बार एनहांस कॉम्पनसेशन मिलना है उसके वो लेट कर देती है, उस पर इंटरेस्ट देगी, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन, ये भी किस हेड में टैक्सेबल होएगा, अदर सोर्सेज में। फिर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, प्रॉपर्टी खरीदी तो उसके कारण मेरे को एडवांस मिला, पर सामने वाला बंदा वो डील को पूरी नहीं कर सका, तो वो एडवांस क्या हो जाता है, फोरफीट। तो जो वो एडवांस फोरफीट हो गया वो किस हेड में टैक्सेबल होएगा, सर देखो 1/4/2014 डेट थी, अगर तो 1/4/2014 के बाद मिला है तो अदर सोर्सेज में, पर अगर 1/4/2014 से पहले मिला है तो सर कैपिटल गेन में बताया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाता था, ये डिफरेंस है, ये याद रखना।
1/4/2014 से पहले अगर एडवांस फोरफीट हो गया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होएगा। 1/4/2014 के बाद अगर एडवांस फोरफीट करा है तो वो अदर सोर्सेज में इनकम बन जाएगी। ठीक है, फिर हम आगे थे वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन 56 to 10, एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। तो पहली बात तो इसमें कंडीशन थी, कितने टाइप के हमने सर कॉलम बनाए थे सर, हमने ना ये 3 टाइप के बना दिए थे। क्या कर लिए थे, एक तो पैसा, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इनमें सर कंडीशन ये थी 50,000 पैसा 50,000 से ज्यादा मिल गया किसी से भी तो पूरा का पूरा 50,000 से ज्यादा मीन्स अगर 65,000 मिला तो पूरी 65,000, ना कि मोर देन 50,000, पूरा का पूरा 65,000 टैक्सेबल हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी किसी से फ्री में मिल गई और वो वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा वैल्यू कौन सी, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सर मार्केट वैल्यू नहीं थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी थी इमूवेबल के लिए। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिल गई, उसकी 50,000 से ज्यादा है तो वो भी मेरी इनकम बन जाएगी, पूरी अमाउंट, ना कि 50,000 से ऊपर वाली अमाउंट, पूरी अमाउंट। पर सर अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मींस प्रॉपर्टी तो थी 10 लाख की पर मैंने पैसा दिया सिर्फ 5 लाख, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देखो 50,000 से ज्यादा का है। अगर तो ज्यादा का है तो जो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो पूरा अमाउंट, पूरी अमाउंट, मतलब अगर डिफरेंस यहाँ पे 5 लाख है तो पूरा का पूरा 5 लाख टैक्सेबल रहेगा। क्लियर है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में डिफरेंस किसने देखेंगे, कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सर 50,000 तो देखेंगे देखेंगे, इमूवेबल में एक और कंडीशन जुड़ गई थी, एड 10% ऑफ, ये क्लियर है। याद रखना 3 कैटेगरी करी, पैसा, मूवेबल, इमूवेबल। अब ना सर इधर मैंने एक और वर्ड पे फोकस करवाया था, एग्रीगेट या होल मींस अगर यहाँ पे मुझे शगुन मिले 5100 और 10 बंदों से मिले 51,000 होल, होल अमाउंट टैक्सेबल। सेम अगर किसी बंदे से तो कुछ जो गिफ्ट मिला वो था 35,000 का और दूसरे बंदे से मिला 20,000 का तो पूरा का पूरा 55,000 टैक्सेबल हो जाएगा। सबको ये बात क्लियर है। पर मैंने ना इसमें आपको एक कंडीशन पे बहुत ही फोकस कराया था, वो था प्रॉपर्टी वर्ड। सर जो ये वर्ड है ना मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये कह रहा है पहले प्रॉपर्टी मींस इमूवेबल तो आएगा ही। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या था, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मीन डिबेंचर, बॉन्ड, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन, बुलियन गोल्ड के बार्स वगैरह जो होते थे, गोल्ड के बार, सिल्वर के बार। अब पहले तो नहीं था, इट ऑल्सो इंक्लूड वर्चुअल डिजिटल एसिडी, बाद में ये भी ऐड कर दिया कि ये भी इसी में आता है प्रॉपर्टी के केस में। तो कहते हैं अगर तो इस टाइप की प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट मिल रही है और वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो अदर सोर्सेज में लेके जाना। पर अगर किसी ने मुझे घड़ी गिफ्ट कर दी रोलेक्स की 3 लाख की है, 50,000 से ज्यादा है, पर क्या वो प्रॉपर्टी है, नहीं सर प्रॉपर्टी नहीं है तो अदर सोर्सेज में आएगा ही। किसी ने कार गिफ्ट कर दी ऑडी 80 लाख की, सर वो प्रॉपर्टी नहीं है, गिफ्ट कर दी तो कर दी, वो मेरी इनकम नहीं बनेगी। क्लियर है। तो अगर वो बेच के उसने पैसे ले लिए, वो डिपेंड करेगा भैया, ये देखो उस पर कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं लगेगा। कैपिटल गेन किस पे लगता है, कैपिटल एसेट पे लगता है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में पर्सनल इफेक्ट नहीं आते ना, ठीक है, मतलब उसको लिंकेज करो ना, उसमें नहीं आता ना पर्सनल इफेक्ट। अच्छा फिर हम देखो बच्चे यहाँ पे आगे थे, मैंने आपको ये बताया था कि सर, मैंने आपको ये तो बताया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी है प्रॉपर्टी के केस में, पर सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी देखनी है, डेट ऑफ एग्रीमेंट की कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। अगर तो डेट ऑफ एग्रीमेंट में सर कुछ भी पैसा बैंक रूट के थ्रू आ गया तो डेट ऑफ एग्रीमेंट, नहीं तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पर अगर असेसी ने वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिस्प्यूट कर दी तो असेसिंग ऑफिसर कर सकता है, जरूरी नहीं करे मी है, वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। और अगर तो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू कम बता दी तो कम ले लूंगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर ज्यादा बता दी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लूंगा। क्या ये बातें क्लियर है। और सेक्शन 56 to 10 सिर्फ कैपिटल एसेट में लगता है कि स्टॉक इन ट्रेड पे भी लग सकता है, कैपिटल एसेट पे, ये क्लियर बताया था आपको, सिर्फ कैपिटल एसेट पे लगता है, वो भी रिसिपिएंट का कैपिटल एसेट, ना कि गिवर का। रिसिपिएंट के लिए देखना है क्या वो कैपिटल एसेट है एंड नॉट इन स्टॉक इन ट्रेड। ये बातें हमने सब करी थी कि नहीं, ये बिल्कुल याद आ रही है कि नहीं आ रही रिवीजन के वक्त, रिवीजन के वक्त इसको बिल्कुल जरूर 100% याद रखना, डाउट में ना आ जाना। अच्छा फिर हमने करा था
कुछ एक्सेप्शन थी कि जिनसे मुझे जितना मर्जी पैसा मिल जाए उनके ऊपर ये सेक्शन 56(2)(10) लगता ही नहीं। कौन सा था? पहले तो था रिलेटिव, रिलेटिव के बाद था मैरिज। मैरिज खुद की, सपोज अगर मेरी मैरिज है, मुझे गिफ्ट मिल रहा है, वो तो एग्जेम्प्ट है, पर अगर पेरेंट्स को भी गिफ्ट मिल रहा है वो नहीं है। और मैरिज नहीं नहीं, रिलेटिव में कैसे? अगर सपोज पापा के फ्रेंड है, उन्होंने मुझे मुझे एक सोने की चेन गिफ्ट में दे दी, मुझे दे दी तो एग्जेम्प्ट है। पर अगर कहा भाई तुम्हारे बेटे की शादी है, लो तुम गिफ्ट ले लो फादर साहब को, उनको नहीं एग्जेम्प्ट। पर मुझे गिफ्ट मिल गई, मैं बाद में अपने फादर को दे देता हूँ, तो वो फादर के हाथ में भी रिलेटिव की डेफिनेशन से एग्जाम्पल। क्लियर हो पा रहे हो? उसके बाद हमने करा ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज। मैरिज लिखा है, मैरिज एनिवर्सरी नहीं लिखा, ये भी याद रखना कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। विल में मिल गई, मरने के बाद किसी से मिल गई, लोकल अथॉरिटी से कोई पैसा मिल रहा है, फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, from or by any trust or institution regarded by any fund or trust or institution। ये कैपिटल गेन में करा था, ट्रांसफर सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, उसके कारण कुछ पैसा मिल रहा है, वो एग्जाम्प्ट। इंडिविजुअल ने कोई ट्रस्ट बनाई और वो ट्रस्ट को पैसा मिल रहा है इंडिविजुअल से, पर ट्रस्ट किस लिए बनाई थी? सिर्फ रिश्तेदारों के फायदे के लिए, फॉर दी सोनली बेनिफिट ऑफ दी रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। तो जो ट्रस्ट को पैसा मिल रहा है वो भी एग्जाम्प्ट है। फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब। कल को सरकार कुछ भी प्रेस्क्राइब करना चाहती है तो सरकार ने ये लिख दिया, और उसके तहत सरकार ने प्रेस्क्राइब भी करा। प्रेस्क्राइब कब करा? कोविड में। कोविड में सरकार कहती लोगों को बड़ी उलझने आई, मुश्किलें आई, पैसे नहीं थे, तो कोविड में तो अगर किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी पर्सन से पैसा मिल जाता है, कोविड में किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी पर्सन से पैसा मिल जाता है, वो तो उस बंदे के हाथ में वो पैसा एग्जेम्प्ट होगा। पर प्रोवाइडेड वो पैसा किस लिए मिला है? कोविड-19 के खर्चा करने के लिए, और एक्चुअली जितना खर्चा करा ना उतने की ही एग्जेम्पशन मिलेगी। एक्चुअली किस लिए? अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या अपने परिवार के मेडिकल ट्रीटमेंट। क्लियर है? पर इसके साथ कंडीशंस क्या बोल रही थी? कहते एक तो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा देना, क्या क्या आपका जो खर्चा हुआ है, क्या क्या डायग्नोसिस हुए, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके ट्रीटमेंट दिखा देना, क्या क्या डायग्नोस करा डॉक्टर ने उसकी प्रिस्क्रिप्शन दिखा देना। और ये डायग्नोस कब हो जाना चाहिए? अगर आज कोविड पॉजिटिव हुए, इसके 6 महीने के अंदर अंदर डायग्नोस हो जाना चाहिए। और क्या ये रिपोर्ट सरकार को भी सबमिट करनी है? कब करनी है? जब ये साल खत्म हो जाए, पैसे मिले उस साल के 9 महीने के अंदर अंदर। 9 महीने के अंदर अंदर कहाँ लिखा हुआ था? 9 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम दी एंड ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर के विद इन 9 मंथ्स आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। और जो ये खर्चा हो जाना चाहिए वो कब हो जाना चाहिए? विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए। अब कहते हैं ये तो हो गया खर्चा, खर्चा मीन्स बीमार हो गया उसके मेडिकल। अब कोई बंदा अगर मर ही गया कोविड-19 के कारण, कोविड-19 के कारण मर गया, तो उसके कारण भी जो उसको पैसा मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है। सर कितना एग्जेम्प्ट है? डिपेंड करेगा सर, अगर तो मेरे इंप्लॉयर से मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर इंप्लॉयर के अलावा किसी से मिल रहा है तो अप टू 10 लाख तो एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, क्लियर। लेकिन कहते हैं पैसा भी ये कब मिल जाना चाहिए? विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। बोलो क्लियर है इतनी सी बात? किसी को कोई डाउट? अब आ जाओ, रिश्तेदार से जो पैसा मिला सर वो तो एग्जेम्प्ट है, पर रिश्तेदार कौन है? ये रिश्तेदार की डेफिनेशन लर्न करनी है आपको बताया था। स्पाउस, अगर पति है तो मतलब पत्नी, इंडिविजुअल के खुद के भाई बहन, इंडिविजुअल की स्पाउस के भाई बहन, ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मींस पापा के भाई बहन, चाचा ताया बुआ, मम्मी के भाई बहन मामा मासी, ये सबसे भी अगर पैसा मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। सर भाई बहन तो आगे, पर मम्मी पापा कहाँ लिखे हैं? ये लिखा हुआ है एनी लीनियर असेंडेंट। असेंडेंट में मीन्स मेरे ऊपर वाले पूर्वज, मम्मी पापा दादा दादी। डिसेंडेंट मीन्स मेरे नीचे वाले। और ये आ गया स्पाउस के असेंडेंट मीन ससुर जी, ठीक है, सासू माँ, वो सब इसमें आ गए, और डिसेंडेंट। और ऊपर वाले जो भी बंदे करे मैंने, अपना भाई बहन चाचा ताया मामा, उन सब के खुद के स्पाउस, ये सब मेरी किसकी डेफिनेशन में आ गए? रिलेटिव फॉर इंडिविजुअल। पर एचयूएफ के रिलेटिव कौन होते हैं? और हमने अभी पढ़ा था कोविड-19 में जो फैमिली को पैसा मिल रहा है या फैमिली के खर्चे के लिए पैसा मिला, फैमिली कौन है? कहते हैं स्पाउस और चिल्ड्रन तो हमेशा ही है। पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर कब है? अगर वो होली, ये कब है? फैमिली के लिए। पर अगर रिश्तेदार देखना है तो भाई बहन हमेशा ही रिलेटिव है, चाहे वो मेरे पे डिपेंडेंट है चाहे नहीं है।
क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसके साथ हमने करा था ये जो अदर सोर्सेज में प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में दोनों को दंडित करता है सरकार, बायर को भी सेलर को भी, अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से नीचे की रजिस्ट्री कराते हैं। बायर को कैसे दंडित करता है? अगर सपोज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 50 लाख, बायर ने उसको पैसे कितने दिए? सिर्फ 30 लाख, तो बायर को कैसे दंडित करती है सरकार? कहती है डिफरेंस देखो 20 लाख है, ये 20 लाख तेरी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दूंगी, कर देती है सरकार, इसके लिए बायर के लिए। पर सेलर को कैसे दंडित करती है? सेलर को कहती है ये ले तेरी क्या करूंगी, कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख मानूंगी, ना कि 30 लाख। 50 लाख मानी तो तेरा कैपिटल गेन ज्यादा है। ये तो हुआ कैपिटल गेन में, सेक्शन 50C कहता है। पर अगर तू बिल्डर होता तो तेरे लिए कैपिटल गेन तो ना होता, तो तेरे लिए सेम कंसेप्ट लगता, पीजीपीपी की इनकम 43C सेक्शन के तहत तेरी 50 लाख हो जाती, ना कि 30 लाख। 20 लाख बढ़ के ही आता। सेक्शन सेम है, कैपिटल गेन होता तो सेक्शन 50C, पीजीपीपी होता तो 43C है। फॉर सेलर, सेलर को तो ऐसे दंडित करा, बायर के लिए 56(2)(10) के तहत दंडित कर दिया। बोलो क्लियर है? ये हमने एग्जांपल करे थे, ये जरूर कर लेना। इलस्ट्रेशन 4 जरूर देखना एक बार, इसको जो क्लास में भी हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर हमने कहा अदर सोर्सेज में और कौन से पैसे जा सकते हैं? कॉम्पनसेशन और एनी अदर पेमेंट रिसीव्ड विद द टर्मिनेशन ऑफ डिसएम्प्लॉयमेंट। फिर हम ये आगे थे लाइफ इंश्योरेंस वाला, ये जरूर पॉइंट याद रखना। कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जो मुझे मिलता है इंक्लूडिंग बोनस, वो किसके तहत एग्जेम्प्ट होता है? सेक्शन 10(10)(d) के तहत एग्जेम्प्ट होता है। पर कहते हैं अगर तो पॉलिसी 1/4/2003 से पहले इशू करी होती तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड था। पर अगर 1/4/2003 के बाद इशू करी है और 2012 से पहले, तो एग्जेम्प्ट होएगा सारा पैसा अगर 20% ऑफ कैपिटल एश्योर्ड से प्रीमियम कम होएगा, उससे एक्सीड नहीं करता होएगा। पर 1/4/2012 के बाद ये 20% की लिमिट रिड्यूस होके होगी थी 10% फॉर नॉर्मल कैटेगरी, लेकिन 1/4/2013 के बाद रही तो 10%, पर डिसेबल वालों के लिए क्या होगी? 15%। याद रहेगा। पर 1/4/2023 के बाद एक और लिमिट आ गई। कहते हैं 1/4/2023 के बाद अगर साल का 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो तो भी आपको मेच्योरिटी पे पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। अगर आपकी दो पॉलिसीज है सर, एक 3 लाख की है और एक 3.5 लाख की है, तो 3.5 लाख वाली ले लो। सर लेकिन 3 पॉलिसी थी, एक 3 लाख की, एक 1 लाख की और एक 3.5 लाख की। सर जिसका भी प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो रहा है जिन पॉलिसीज का, आपकी मर्जी है कोई भी ले लो, चाहे 1 लाख 4 लाख वाली ले लो, चाहे 1 लाख 3.5 लाख, जो सी मर्जी ले। क्लियर है? तो मेच्योरिटी पे पैसा। पर इसमें एक वर्ड पे जरूर जरूर फोकस करना है, इश्यू। अगर इश्यू इन डेट्स के बाद हुई है तो कोई लिमिट नहीं देगी। इश्यू इन डेट से पहले पे, जैसे यहाँ पे आफ्टर है, यहाँ पे इश्यू, इश्यू हर जगह इश्यू लिखा है, रिडम्पशन तो हो सकता है 10 साल बाद। क्लियर है? इश्यू डेट को मुझे देखना है। पर अगर पैसा डेथ पे मिल रहा है तो ये कोई लिमिट्स देखनी है? सर अगर पैसा डेथ पे मिल रहा है तो कोई लिमिट्स नहीं देखनी, तो एनी सम रिसीव्ड ऑन द डेथ इज एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनुअल प्रीमियम पे। क्लियर है बच्चे? अच्छा कहते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के कारण पैसा मिल रहा है तो वो भी आपको एग्जेम्प्ट नहीं है। अच्छा अब सर जो पैसा अगर एग्जेम्प्ट ही नहीं है तो कितना टैक्सेबल है? जितना मैच्योरिटी पे मिल रहा है? नहीं, जितना मैच्योरिटी पे मिल रहा है वो नहीं, मैच्योरिटी माइनस जितना मैं प्रीमियम दे चुका। बोलो क्लियर? उसके अलावा सर कौन कौन सी इनकम हो सकती है? कहते हैं नीचे वाली वो इनकम अगर तो वो पीजीपीपी में जा रही है तो पीजीपीपी में टैक्सेबल होगी, नहीं तो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। वो कौन सी इनकम है? जो वेलफेयर फंड के कारण इंप्लॉई का हिस्सा इंप्लॉयर को मिला है फ्रॉम हिज इंप्लॉइज। क्लियर है? एक तो वो वाला हिस्सा हो गया। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हायर मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, अगर तो इसका बिजनेस करता है तो पीजीपीपी हेड में जाएगी, नहीं तो अदर सोर्सेज में। वेयर लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, ये हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड में करा था। वेयर लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी। फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज मींस बॉन्ड्स डिबेंचर्स, पर इसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में अभी अभी एक पॉइंट हमने करा था, क्या करा था इसकी एक्सेप्शन? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए क्या करा था हमने? हमने कहा था अगर बैंक में जो नॉन एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वाली जो नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक को, वो हमेशा उसका पीजीपीपी हेड में जाएगा। ये सर्कुलर के तहत बताया था, यहाँ पे लिख लो, रेफर सर्कुलर नंबर
सर्कुलर नंबर नहीं, सर्कुलर ऑन पेज 3.513। क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होते हैं, सरकार ने बोल दिया। उनमें से कहा जो तो मैं नोटिफाई करूंगी वो तो एग्जेम्प्ट हो ही जाएंगे, पर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट होता है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 3500 फॉर इंडिविजुअल, 700 फॉर ज्वाइंट अकाउंट। और गोल्ड बॉन्ड्स के कारण जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट। लोकल अथॉरिटी के कोई बॉन्ड्स है या स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी के कोई बॉन्ड्स है, उनपे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट। ईमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो पैसा मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट। उसके अलावा जो कोई इनकम बच गई, सपोज एमपी की सैलरी, एमएलए की सैलरी, एमपी को कोई डेली अलाउंस मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंस अलाउंस मिल रहा है, वो सब क्या है? टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। पर कुछ चीजें एग्जेम्पशन थी, अदर एग्जेम्पशन। भाई एनआरई अकाउंट, हम कहते थे फॉरेनर जो है फॉरेन में पैसा कमा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है वो इंडिया में भी डॉलर्स ले आए ताकि मेरे फॉरेन रिजर्व बन जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट रखा है एनआरई अकाउंट। ये सिर्फ एनआरई खोल सकता है, नॉर्मल सिटीजन नहीं। उसको बोल रहा है तू अपने फॉरेन वाले पैसे इसमें ला ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व बने, और इस पे जो तुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। और किसी डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटी के कारण कोई पैसा मिल रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन वो पैसा किससे मिल रहा है? सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से अगर वो पैसा मिल रहा है तो वो पैसा एग्जेम्प्ट है। क्लियर है। एजुकेशन स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। एजुकेशन स्कॉलरशिप भी क्या सरकार से मिल रही है तो ये एग्जेम्प्ट है। किसी से भी मिल जाए, देखो लिखा हुआ है कितनी मर्जी अमाउंट मिल जाए, और फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप, कोई मर्जी। लेकिन कुछ अवार्ड मिल रहे हैं, लिटरेरी, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक वर्ड, वो गवर्नमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट से या किसी भी एंटिटी नहीं है, ओनली फ्रॉम दी गवर्नमेंट। और कहते हैं पेमेंट मिल रही है पेंशन की, नॉर्मल पेंशन है वो तो सैलरी हेड में। पर एक बिजनेसमैन है वो कहते हैं मेरा क्या आएगा रिटायरमेंट के बाद, वो एलआईसी से एक प्लान ले लेता है कि मैं रेगुलर प्रीमियम दूंगा पर 60 साल के बाद मुझे कुछ पेंशन देने लग जाना, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ये सर्कुलर जो अभी हम बात कर रहे थे बैंक्स की नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज बीजीपीपी हेड में टैक्स की। अदर इनकम हमेशा बंदे की नॉर्मल इनकम पे जुड़ जाएंगी, तो अगर इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट लग जाएगा, फर्म है 30%, पर कैजुअल इनकम पे हमेशा 30% टैक्स लगता है। कैजुअल इनकम पे हमेशा 30% टैक्स लगेगा, उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी खर्चे की, और बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब का भी फायदा नहीं मिलेगा। मीन्स अगर किसी की इनकम सिर्फ कैजुअल इनकम से हो रही है 3 लाख की और उसकी और कोई इनकम नहीं है और ये इंडिविजुअल है, तो स्लैब रेट का भी फायदा नहीं मिलेगा। 3 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। और ऑनलाइन गेम्स के लिए भी बस सेक्शन नंबर सेम है, कंसेप्ट सेम है। उसके अलावा इसको चार्ट पर आ जाओ, डिडक्शंस के लिए हम चार्ट से पढ़ते हैं लास्ट में। ये आ जाओ पेज 3.522। कहते हैं डिडक्शंस क्या क्या अलाउ हो जाएंगी। डिविडेंड के केस में इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा? 20% ऑफ सच इनकम। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे एनी रीजनेबल सम, एनी रीजनेबल सम सर्कल करते चलो। इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, अलाउ हो जाएगा अगर मैं टाइम से पेमेंट कर देता हूँ। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हायर ऑफ मशीनरी, क्या क्या खर्चे अलाउ हो जाएंगे? रिपेयर अलाउ हो जाएंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी। फैमिली पेंशन में सर 1/3 और 15,000 whichever is less। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन सर 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी और इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और डिडक्शंस नॉट अलाउएबल एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर, एनी इंटरेस्ट टू टैक्स विच इज चार्जेबल टू एक्स विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया और जिसपे टीडीएस नहीं काटता। सैलरी भी कहाँ? आउटसाइड इंडिया जिस पर टीडीएस नहीं काटता। और क्या हमने करा था सर? रिलेटेड पार्टी को अगर मैं कुछ पेमेंट दे रहा हूं और उसकी वैल्यू असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, और 10,000 वाली और 35,000 वाली लिमिट भी सेम जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में करी थी। और एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद इनकम बाय वे ऑफ लॉटरीज, वो क्या अलाउ होएगा? नहीं अलाउ होएगा। रेजिडेंट को अगर पेमेंट कर रहा हूं तो कितना खर्चा अलाउ हो जाएगा? सर खर्चा पूरा अलाउ हो जाएगा, बस टीडीएस नहीं काटोगे तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। यही सब करा हमने। अदर सोर्सेज की समरी वीडियो आपकी खत्म।